हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हैं यहां पे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की फुल सेट के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहां से पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल यहां पे पूरी तैयारी आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्जाम के आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पे उसने 15 दिसंबर से पेपर लेने की बात की है। तो कुल आपको यहाँ पे लगभग 90 दिन बच रहे हैं। आपको इन 90 दिनों में इसकी तैयारी करना है, तो आपको टोटल पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछे जाएंगे, क्या नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ ही साथ अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए, आपको वीडियो अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि आपको इसके आगे के पार्ट्स भी इसी तरीके से मिलते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं बता दूं, यह जो वैकेंसी है 2018-19 की वैकेंसी है, और इसमें इसके पहले आरआरबी ने 2016 में वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद फिर अब यह वैकेंसी आई है, तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आए कोई पता नहीं। इसके साथ साथ ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये जो सारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे निकाले हैं क्यूएमएथ्स के साइट से। आप वहाँ पे जाके इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर है आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से पेपर पूछे गए थे, और ये फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, तो कैसे क्वेश्चन आए थे ये आपको पता चल जाएगा। सारे टॉपिक्स क्लियर कराई जाएगी बिल्कुल आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जॉन ने कहा कि शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। जॉन ने क्या कहा कि शेरोन जो है जॉन की दादी यानी जॉन के फादर की मदर, यानी कि ये हुई जॉन की ग्रैंड मदर, इनके इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे यानी कि जॉन के पापा। फिर यह कह रहा है इनकी बेटी है, यानी यह जॉन की सिस्टर होगी। तो जॉन शेरोन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो बहन है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसे 60 डिग्री बना लोगे। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है वो एक दीवार पर टिकी है। यदि यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने एक दीवार को ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक सीढ़ी चला गया। कह रहा है कि यह जो कोण बनाती है कितने का बनाता है, तो 60 डिग्री के। जबकि सीढ़ी की लंबाई आपको दे के रखा है 20 मीटर। अगर हमने इसे ए, बी और सी बनाया, तो कह रहा है दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी बीसी के बारे में पूछा है, और एसी हमें पता चल चुका है 20 मीटर है। तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि बीसी पूछ रहा है तो इसे हम बेस समझेंगे। तो cos का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो cos 60 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस है 1/2। बेस आपका कितना है यहाँ पे, तो बेस हमें यहाँ पे पता है 1/2 है। इक्वल टू हो गया कितना, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, और बेस हमें नहीं पता है तो इसे हमने b लिख दिया। हाइपोटेनस पता है 20, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, यानी बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10 मीटर हो गई। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। मैं आपको बता दूं, आरआरबी की जो पेपर होते हैं वो रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं पे जनरल नॉलेज, कहीं पे रीजनिंग, कहीं पे जीके आपको मिलेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच की जो क्रिया होती है उसकी जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक अलग से भी पढ़ना है, आपको लग रहा है कि हमें ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपको कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए इन सभी क्वेश्चंस में से, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे पर्सनली हमें मैसेज करोगे तो हम वहाँ पे आपको रिप्लाई भी देंगे, और साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक की प्रॉब्लम है वह भी हम आपको वहाँ पे बता देंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ और हमें फॉलो भी
करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसके मैं वहाँ पे पर्सनली आंसर भी दे सकती हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में नहीं बन रहा, आप उसे फ़ोटो क्लिक करके हमें वहाँ पे भेज दो, हम उसके सॉल्यूशन भी आपको तक पहुँचा देंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। कह रहा है बैडमिंटन का खेल होता है जिसमें एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट होता है। यह शॉट कौन सा है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं स्मैश, ऑप्शन नंबर 1। साथ ही साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस एंड डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की आप गणना करो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दी हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है 35, माइनस का अर्थ का क्या डिवाइड 5 और प्लस का अर्थ आपको क्या कहा तो मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कहा तो प्लस 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 यानी 7 छक 42 प्लस 7 49, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के रेशियो में है, उनका योग 320 है, इनमें से छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं हैं 4, 5 एंड 7 के रेशियो में। आपको पता है यहाँ पे तीनों संख्या की रेशियो दे दी गई है, उनका योग का है 320, बट यहाँ पर हम देखें तो इनका योग कितना है तो 16। तो यानी कि 16 बराबर है किसके तो 320 के। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो यानी 11 यूनिट के बारे में। तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा तो 220 के। 320 गुना 11 डिवाइडेड बाई 16, ओवरऑल ये 20 टाइम्स चला गया तो 220, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, बिल्कुल जैसा कि हमने पीछे के क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो 15 प्लस का अर्थ हमें बोला मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई का अर्थ हमें कितना बोला है तो प्लस बोला है 12 एंड डिवाइड का अर्थ बोला है -7। तो 15 7 जा 105 और प्लस यहाँ पे 12 - 7 5, तो 110 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है पीपीएम यानी पृष्ठ प्रति मिनट का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से है, लाइन का रिलेशनशिप है रोअर से, तो ऑल का किससे होगा? तो रोअर मतलब क्या होता है? शेर की दहाड़ने की जो आवाज होती है उसे हम बोलते हैं रोअर। तो उल्लू के बोलने की आवाज को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं हूट, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रोक का, तो क्रोक एक तरीके से कर्कश आवाज होती है, जबकि ग्रंट की बात करते हैं तो ग्रंट सुअर की बोली को बोलते हैं। और हाउल जो होता है इसका भी साइन और रोअर होता है, यह भी गरजने के सेंस में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको निष्कर्ष दिया गया है और कथन दिया गया, आपको बताना है कथन से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। कह रहा है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा जोखिम लेते हो, बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो इसका निष्कर्ष है कि कोई जोखिम नहीं लेंगे तो कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा तो ये कहीं लिखा नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, यह भी इसने नहीं बोला है, यानी ना तो एक ना ही एक तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है सभी कलम किताबें हैं, बिल्कुल ये कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे है कह रहा है सभी पेन जो है वो क्या है तो बुक है। उसके बाद हमसे बोला कि सभी बुक क्या है तो टेबल है। तो हमसे पूछ रहा है अब बताओ क्या सभी मेज कलम है? जी नहीं, मेज की ये वाली संख्या है और कलम यहाँ पे ये है। हमने आपको क्या बताया कि मेज कौन सा है हमारा, तो मेज यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि बाहरी जो पार्ट है वो मेज का है। तो हमसे बोल रखा है कि सभी मेज जो है कलम है। अगर सभी मेज कलम है आपके तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सभी कलम मेज है बट सभी मेज कलम नहीं है। कुछ मेज कलम है, बिल्कुल सही। सभी किताब कलम है, नहीं। कुछ किताब कलम है, तो यह भी गलत। कोई भी मेज किताब नहीं है, यह भी गलत, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपको यूएई का संबंध है दिरहम से, तो कोरिया का किससे होगा? यूएई संयुक्त अरब
अमीरात, इसकी करेंसी यानी मुद्रा होती है दिरहम। तो कोरिया की करेंसी क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए, तो यह होता है वॉन, ऑप्शन नंबर सी। जबकि और सारे ऑप्शंस की बात करें जैसे कि लीरा, तो लीरा टर्की का करेंसी होता है, लेबनान का होता है, इटली का होता है। कयात की बात करते हैं तो कयात म्यांमार का करेंसी होता है। और टाका की बात करें तो टका जो होता है बांग्लादेश की करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करो। साथ ही साथ इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के जरिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं, यह भी रीजनिंग है। कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 है एंड EAT इक्वल टू 26 है तो सीट इक्वल टू क्या होगा। a की वैल्यू हमसे बोला 1 तो और ईट की वैल्यू बोला 26, तो ईट में ई की नंबरिंग हो गई 5, a की 1 एंड t की 20, यानी ओवरऑल 26 आ गई। तो सीट की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें ईट तक की तो हमें पता चल सकती है 26 एंड एस की नंबरिंग होती है 19, तो सीट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो 45। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है स्टेम सेल का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें नाभि रज्जु की तो यह स्टेम सेल का प्रकार होता है। भ्रूण भी स्टेम सेल का ही प्रकार है, भ्रूण मूलीय भी स्टेम सेल का प्रकार है, लेकिन मेद यानी कि फैट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक तालिका दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा होते हैं। एक डाटा दिया जाता है, उसी डेटा पे समान होता है। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा लाख रुपए में दे दिया गया है कि अगर हम बात करें फाइनेंशियली ईयर 12 to 13 की, तो इसमें फर्स्ट तिमाही में 25 लाख रुपए की बिक्री हुई, सेकंड में 34, थर्ड में 24 एंड फोर्थ में 29। इस तरीके से आपको दे के रखा है 3 ईयर की। तो हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा है कि वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी होगी। तो 14 से 15, आप देखो 14 से 15 के लिए 4 यहाँ पे दिया गया है, हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो 8 5 13 4 17 1 18, 4 6 16 1 17, यानी 178 लाख रुपए की बिक्री होगी। ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी कंप्रीहेंशन पे ही दिया गया है। कह रहा है आप बताओ कि फाइनेंशियल ईयर जो 12 to 13 है और 13 to 14 है, इसमें कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना रहा। तो सबसे पहले हम 12 to 13 में देखते हैं कि ओवरऑल इसकी बिक्री कितनी हुई। 12 to 13 की बात कर रहे हैं तो 5 और 9, 9 4 13, 13 9 हमारा हो जाता है कितना, तो 22। इसी तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इस तरीके से हमारा हो जाएगा 112। एंड इधर ओवरऑल बात करें तो इसकी एडिंग हो जाती है 140। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 8 2 10, 2 1 3 1 4, 28 लाख रुपए की। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 28 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 28 चौके 112, 25 टाइम्स यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो थर्ड नंबर में ऑप्शन नंबर सी है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी पे है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। 13 से 14 के लिए आप प्रति तिमाही औसत बिक्री ज्ञात करो। तो इसे हमने ऐड करके निकाला था 140। औसत की बात करते हैं तो 140 डिवाइडेड बाई प्रति तिमाही बोला है यानी 4, तो ये हमारा ओवरऑल आ गया 35 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी 2 में है। तो यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो अशोक जो थे, सम्राट अशोक की बात कर रहा है तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है ए और बी जो है साथ मिलकर करते हैं एक काम को, उनकी काम करने का दर का अनुपात है 8:5, तो ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है 2 लोग हैं ए और बी 2 लोग हैं जो किसी काम को करते हैं 40 दिन में, लेकिन काम करने की रेशियो है 8:5 और करते हैं 40 दिन में। तो अब देखो अगर 40 दिन में एक काम को करते हैं तो, और यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दोनों मिला के अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिल के करता है 40 दिन में। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं 40 दिन में कितना, 13 यूनिट अगर वर्क करता है, एक दिन में 13 यूनिट करता है। इस तरीके से हम अगर करें तो 40 दिन में कितना करेगा, तो 13 गुना 40 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, एक करता है एक दिन में कितना, तो एक दिन में करता है 5,
एक दिन में करता है कितना, तो 5 यूनिट। तो 13 गुना 40 सॉरी 8 यूनिट डिवाइडेड बाई 8, तो 13 पचे 65 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 20। किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर ए। कब किया था? तो 1656। यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लो, ताकि अगली बार आपको अगर बादशाही मस्जिद पूछे या फिर जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ ये पूछे तो आपको पता चल सके। जबकि अगर हम बात करते हैं बादशाही मस्जिद लाहौर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1673 में। उसी तरीके से काबली बाग मस्जिद हरियाणा की बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था 1526 में, जब इसने इब्राहिम लोदी पर विजय पाई थी तब उसने करवाया था। जबकि किला कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण 1541 में शेरशाह ने करवाई थी। अगली क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमेनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? जब उसका नाम सिलोन था तो कब इसे स्वतंत्रता प्रदान करके इसका नाम डोमेनियन ऑफ सिलोन रखा गया? तो 1948 में रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार कितना होगा? समकोण त्रिभुज है, इसकी कह रहा है आधार से 7 मीटर अधिक है ऊंचाई, यानी ऊंचाई है b+7। अब आप जानते हो एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होता है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू b+7 किसके बराबर है? तो 30 के। तो b² + 7b = 2 हमारा राइट साइड इस तरीके से चला जाएगा, तो 30 × 2 यानी कि 60। तो यहाँ पे अगर हम करें इक्वल टू में इक्वल यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू के बाद प्लस है तो इधर आके माइनस होता है, तो -60 = 0। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, बिल्कुल आसानी से हम इसे कर सकते हैं, +12b -5b करके। ये आप सभी को पता होगा, इसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। -5 × b + 12 = 0, यानी b - 5 = 0, तो b = 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो होमोसेपियंस इसलिए रखा गया था, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से सवाल नंबर 24 कह रहा है दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। 13/21 इसे अगर आप इन द डेसिमल करते हो तो यह होता है 0.61, जबकि 57/97 को करते हैं तो 0.58, और इसे अगर हम करते हैं तो 0.55, जबकि 36 / 79 को करेंगे तो 0.45। अब आपसे बोल रखा है कि कौन सही है, और यह जो है यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो सबसे छोटा है 36 / 79, उसके बाद की बात करते हैं तो 52 / 94, फिर 57 / 97, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 2011 में स्वतंत्रता जो है प्राप्त हुई थी, अगर हम इन सारे ऑप्शंस की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान को, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की क्वेश्चन जो 26 से है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, आपको नेक्स्ट वीडियो आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।